नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। और ये हैप्पी होली क्यों है भाई साहब? क्योंकि कुछ अच्छा अब आप करने वाले हैं और इसलिए दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत के जो पर्व है, इस होली पर हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के लिए एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश को समझो हिंदी में। ठीक है, तो जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश व्याकरण है, इंग्लिश के वोकैब्स हैं, इसको हम किस में समझेंगे भाई साहब? इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जान पाएंगे, आप सिनोनिम्स भी जान पाएंगे, एंटोनिम्स भी जान पाएंगे, सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप इसमें जो है स्पेलिंग करेक्ट वाला भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस क्लास को देखना है एंड तक। और भाई साहब, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है और वाकई में आप अगर इंग्लिश के लिए बिल्कुल एकदम उत्सुक हैं कि हाँ हमें सीखना है इंग्लिश, तो बिल्कुल हिंदी में आपको हम इंग्लिश सिखाएंगे और ये इंग्लिश इंग्लिश मिल के आप बिल्कुल एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश और अभी देखेंगे वोकैब की क्लास। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। साथियों आइए शुरू करते हैं इंग्लिश डेली वोकैब डोज। दोस्तों ये ऐसी डोज होगी जो आप बिल्कुल श्री गणेश करिए इसको लेने के लिए। और जब दोस्तों न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए पेन पेपर उठाइए और इंग्लिश ग्रामर को जानिए, हिंदी में वोकैब और पर्यायवाची वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश कहीं भी अगर है तो आप ये क्लास देख सकते हैं। बिल्कुल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आप आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, हम आपको सिखा रहे हैं। और आप इसको बिल्कुल आप देखिए कि आप पहले अंत तक देखते चलिए और एक क्लास एंड तक आप देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं और हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो वाकई में आप भी अगर जिद पर अड़े हैं तो चलिए देखते हैं एक्सल्ट क्या है। एक्सल्ट का हम पर्यायवाची शब्द भी बताएंगे, एक्सल्ट की मीनिंग क्या होती है उसको भी आप जानेंगे, इसका रूट वर्ड क्या होगा उसको भी आप जानेंगे। तो ये आप एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं। और इसके जो पर्यायवाची शब्द देखिए, इन्हीं में से आपको ये पर्यायवाची दे दी जाएंगी और कोई ना कोई एक वर्ड भी आपको मिल जाएगा, तो आप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि एक्सल्ट मतलब होता क्या है। एक्सल्ट का मतलब होता है अति प्रसन्न होना। ठीक है भाई, आप जो है जैसे अपना रिजल्ट ये जान पाए कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और आपने पीएससी का प्री दिलाया तो उसमें आप क्वालिफाई हो चुके हैं, किसी किसी परीक्षा में आप क्वालिफाई हो चुके हैं और आप एकदम प्रसन्न हो गए, आपका एकदम जो है उत्साह सातवें आसमान पर हो गया, आप एकदम खुश हो गए, मग्न हो गए। तो दोस्तों जो एक्सल्ट वर्ड है ना, यही एक्सल्ट की पर्यायवाची है रिजवाइज, जिसको आप सिनोनिम्स कहते हैं भाई साहब। तो ये सिनोनिम्स भी आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ एक्सल्ट चाहे बोलिए उसका मतलब भी क्या होगा, खुश होना। ठीक है, रिजॉइस बोलिए इसका भी मतलब यही है, डिलाइट बोलिए इसका भी मतलब यही है। ऑन क्लाउड नाइन, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी इसको ध्यान दीजिएगा कि जो ऑन क्लाउड नाइन है भाई साहब, ये क्या है? ऑन क्लाउड नाइन क्या है कि सातवें आसमान पर। ठीक है, इन सेवंथ हेवन, उसके उसमें भी सातवें आसमान पर। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये भी मतलब सातवें आसमान पर। तो इसका मतलब ये होता है कि व्हेन आई सा माई रिजल्ट, जैसे मैंने अपना रिजल्ट देखा, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं बिल्कुल सातवें आसमान पर मेरा उत्साह हो गया था। तो इसका मतलब ये है। और यहाँ जहाँ खुश होने की बात हो तो आप इसको चाहे एक्सल्ट को आप यहाँ ले लीजिए, चाहे ठीक है, चाहे आप यहाँ एक्सल्ट ले लीजिए, चाहे आप यहाँ ऑन क्लाउड नाइन को रख दीजिए, इन सेवंथ हेवन को रख दीजिए, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड रख दीजिए, इस सब का मतलब वही होगा, कोई का भी मतलब अलग कुछ नहीं होगा। और इंग्लिश में एक वर्ड के दो से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि डेड लॉक क्या होता है भाई साहब। ये डेड लॉक होता है एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर भाई साहब दो अपोजिट पार्टियां हों और दोनों में बहस चर्चा हो रही हो और वो अचानक बिना किसी निर्णय के अचानक बंद हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए कि द मीटिंग रीच्ड ए डेड लॉक, बिल्कुल उस निर्णय पे हम पहुंचने ही वाले थे, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, ए इंडेड एब्रुप्टली, अचानक वो क्या हो गई, मीटिंग समाप्त हो गई, बंद हो गई। ठीक है, और बीच में रोक दिया गया। दोस्तों ये इसमें क्या है, ये इसमें पर्यायवाची शब्द कुछ नहीं है, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए, ए सिचुएशन टाइपिकली वन इन्वॉल्विंग ओपनिंग पार्टीज। ठीक है, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसमें दोनों पार्टीज वहां पे इन्वॉल्व हों, बैठी हों, इन व्हिच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, और कोई आगे निर्णय लेने की स्थिति न बन पा रही हो। जैसे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो हो गया था कि भाई अब ऐसा हो गया था कि जिन्ना जी भी बिल्कुल 3 जून
1947 आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 जून क्या हुआ था भाई साहब, ये बंटवारे का दिन था, और इसी दिन भारत और पाकिस्तान आपस में क्या हुआ था, ये बंटवारा हो गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, सब कुछ आपको बताएंगे। हिंदी को समझिए हिंदी में, और अंग्रेजी को भी समझिए हिंदी में। तो ये डेड लॉग आपको वहाँ यूज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों एरा मतलब क्या होता है, एरा मतलब होता है भाई साहब एक युग, ठीक है। क्या होता है, एरा मतलब एक होता है युग काल, इसका मतलब एरा होता है। अगर ये एरा शब्द आपको कहीं मिल जाता है, ठीक है, ये एरा शब्द अगर आपको मिल जाए, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको करना ये है भाई साहब कि अगर आपको एरा के स्थान पर एज मिल जाए, आपको एपोच मिल जाए, आपको पीरियड मिल जाए, आपको इयॉन मिल जाए, आपको फेज मिल जाए, इस सब का मतलब होता है युग या काल। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या मतलब होता है, युग या काल होता है, इसे आप याद रखिएगा। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार सीम्ड लाइक एन इरा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था कब से शुरू हुआ था भाई साहब, तो 1914 से आपका शुरू हुआ था, 1919 में ख़त्म हुआ था। कहाँ हुआ था भाई साहब, तो जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। तो ऑस्ट्रिया की हत्या के कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, 1919 में ख़त्म हुआ था। तो वहीं से ये एग्जाम्पल देखिए आप जो है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार सीम्ड लाइक ए इरा। भी इतना लंबा 5-5 साल चलेगा, प्रथम विश्व युद्ध इतना लंबा चला कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह एक लंबा काल हो, ठीक है, एक लंबा युग ही हो गया हो, ठीक हो। आगे देखिए भाई साहब पिलग्रिम्स क्या होते हैं। पिलग्रिम्स आपने कई बार देखा है, आप जब 12वीं में थे तब भी ये था भाई साहब। इसका ये क्या है, पिलग्रिम्स क्या है, तो सबसे पहले ये नाउन है, इसको ये जान लीजिए, नाउन मतलब संज्ञा है, ठीक है। और पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्री। अब ये क्या होता है, इसका ये मीनिंग में आपको कहाँ मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब आपसे पूछा जाएगा उसमें ये पूछा जा सकता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट गेव अ 1 ईयर परमिशन टू द पिलग्रिम्स। पाकिस्तानी सरकार ने तीर्थ यात्रियों को 1 साल के लिए यात्रा की अनुमति दी। ये आप इसका मतलब समझ गए पिलग्रिम्स का। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री। हाँ, आप मक्का मदीना की यात्रा पर भी जाते हैं, सिख धर्म वाले भी यात्रा पर जाते हैं, तो उनको आप पिलग्रिम्स कह सकते हैं। और वहाँ पे आपको ए पर्सन हु जर्नी टू ए सेक्रेट प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब है संज्ञा है, क्या है, पिलग्रिम्स। और पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री को आपको याद रखना है भाई साहब। आगे देखिए ये कोलिएशन क्या होता है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। और आपको अंत में इसके आंसर भी देकर जाने हैं, ठीक है, जितना हो पाएगा वोकैब में आप इसका आंसर भी आपको देकर जाना है। इसका मतलब ये क्या है, तो भाई कोलिएशन क्या है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है गठबंधन। जैसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन कभी आपको लगता है हो सकता है, उनके अंदर कोलिएशन हो सकता है, उनके अंदर क्या अलायंस हो सकता है, क्या उनके अंदर यूनियन बन सकती है, क्या उनके अंदर पार्टनरशिप हो सकती है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो है और बीजेपी के बीच में, क्या इनके बीजेपी और सपा के बीच में कोई गठबंधन हो सकता है, क्या कोई एसोसिएशन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बन सकता है कभी दोस्तों, तो ये आप बताइएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये कोलिएशन का पूरे का मतलब है गठबंधन, ठीक है। चाहे एलियंस बोल दें, चाहे यूनियन बोल दें, पार्टनरशिप, फेडरेशन, एसोसिएशन, इन सब का मतलब होता है कोलिएशन। और अगर ये इसी की तो पर्यायवाची इतनी इतनी पर्यायवाची लिखी हैं, अब इसमें से कोई सी भी एक आएगा तो आप तो बिल्कुल क्लिक कर लेंगे ना, हाँ ये कोलिएशन से रिलेटेड है। अलायंस आ गया मतलब उसका गठबंधन से है, यूनियन आ गया मतलब गठबंधन से ही है, पार्टनरशिप आया तब भी तो गठबंधन हुआ, और फेडरेशन में भी वही होगा और एसोसिएशन में भी होगा। तो द टू पार्टीज हैव एग्रीड फॉर एलियंस, ठीक है, दो पार्टियों के बीच में सहमति बन चुकी है कि वो आपस में गठबंधन कर लें। तो अब आपको कोलिएशन याद रहेगा ना, बिल्कुल। आगे देखिए भाई साहब विशेषण, ये जो जीटरी वर्ड है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जो जीटरी वर्ड है ये क्या है भाई साहब, तनाव में होना या बेचैन होना, ठीक है। स्टूडेंट्स फील जीटरी बिफोर द एग्जाम। अब एग्जाम आपका है और आप सीजी सब इंस्पेक्टर में बैठ रहे हैं, सीजी एसआई में बैठ रहे हैं, ठीक है भाई साहब, सीजी पुलिस में आप बैठ रहे हैं, या एडीओ पीएससी या इंग्लिश जहाँ भी आपका है, आपका एग्जाम में देने जा रहे हैं, तो आप क्या है जो है आपके अंदर एक जीटरी फील होगी। क्या है, स्टूडेंट्स फील जीटरी बिफोर द एग्जाम। एक जो तनाव आप महसूस करते हैं उसी तनाव को जिटरी कहा जाता है। इसके लिए आप नर्वस भी हो जाते हैं, टेंस भी बोल दे तो गलत नहीं है, एनेक्सियस भी हो जाते हैं आप, एगिटेटेड भी आप हो जाते हैं, और वरीड चिंतित भी तो हो जाते हैं। तो यही चीज़ तो है इसकी पर्यायवाची। और क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि इसका सिनोनिम्स आपको याद नहीं हो रहा है भाई साहब। नर्वस आप हो जाते हैं, जिटरी हो जाते हैं, एनेक्सियस हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, आप तनाव में हैं या बेचैन हैं। और ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है।
आगे बढ़ें। अब हमें लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा और अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, और आगे देखिए कि ये जो सिलेबस है ये क्या है। इसका मतलब होता है कि यहाँ रेस्क्यू आप देख रहे हैं, रिकवर देख रहे हैं, रिटायर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बचाना या बचाव कार्य। ठीक है, जैसे ड्राइविंग शिप, ये जो आप देख रहे हैं इसकी पर्यायवाची क्या है, बचाव कार्य। ठीक है, ड्राउनिंग शिप जो है कि जो बचाव कार्य है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये। रेस्क्यू आप कोई कर रहे हैं, मतलब वहाँ भूकंप वगैरह आ गया है, वहाँ पे देखिए रेस्क्यू लोग जाके करते हैं। अगर कोई भूकंप में दब गया है तो वहाँ पे रिकवर जाके आप करेंगे। वहाँ कुछ चीज़ और उल्टा सीधा हो गया तो उसे आप रिट्राइव करेंगे। तो इसी को आप सिलेबस भी कह सकते हैं, और ये क्या है, ये एक वर्ब है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये डेली वोकैब डोज आपको मिलेगा दोस्तों। आप एकदम अंत तक अगर रहेंगे, जब तक आप साथ देंगे तब तक ये क्लास चलेगी, जब तक रहेगा दम और तब तक इस क्लास को खींचेंगे हम। आप बिल्कुल एकदम तैयार रहिए और इसको आप समझते चलिए, देखते चलिए। विचार करना क्या है भाई साहब, मूल। ये मूल का मतलब होता है विचार करना। अब इसकी पर्यायवाची क्या है भाई साहब, इसकी जो इसका सिनोनिम्स है, कंसीडर आप करते हैं, किसी से परसीव करते हैं, पॉन्डर भी कर सकते हैं, मतलब विचारना। किसी आप पंडित जी के पास जाएंगे, भाई हाँ पंडित जी आप मेरी भाग्य को विचार दीजिए। ठीक है, आप परसीव कर दीजिए, कंसीडर कर दीजिए। आपको पर्यायवाची याद करना है इसका। ठीक है, इसकी मूल की पर्यायवाची है। ये चारों एक ही शब्द लिखे हैं और इन सभी का मतलब विचार करना होता है, कुछ सोचना होता है। ये जो है कंसीडर करना। भाई आप जल्दी कंसीडर कीजिए कि आपका क्या हुआ, आप मेंस में बैठ रहे नहीं बैठ रहे। परस्यू आप उसके लिए करते हैं, पॉन्डर करते हैं। द इंडियन रेलवेज इज म्यूलिंग टू बाई कोचेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। भाई जो इंडियन रेलवे है उसने निर्णय लिया है कि अब हम क्या, उसने विचार किया है कि अब हम जो हमारे कोच हैं उसको प्राइवेट सेक्टर से खरीदेंगे, अब हम अडानी अंबानी से खरीदेंगे। ये जो है रेलवे ने निर्णय लिया है। तो द इंडियन रेलवेज इज म्यूलिंग टू, अब चाहे आप इस म्यूलिंग की जगह, ठीक है, ये जो मूलिंग लिखा हुआ है इसकी जगह आप कंसीडर कर दीजिए। द इंडियन रेलवे इज कंसीडर। ठीक है, इंडियन रेलवे इज परस्यू, इंडियन रेलवे इज पॉन्डर, या इंडियन रेलवे इज मूलिंग। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, तो ये क्या है, क्रिया है। और क्रिया का मतलब जहाँ पे ना आप देखते हैं अंतिम में धातु मिल जाए, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे क्रिया होती है। ठीक भाई साहब, तो आप इसको समझिए और इस क्लास को एंड तक देखिए, और अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल दोस्तों में शेयर कीजिए, और नहीं अच्छी लग रही तो एक बार इसको दोबारा देखिएगा, और आपका एग्जाम है तो देखिए, और नहीं अच्छी लग रही हो तो बंद करके आराम कीजिए। ठीक है भाई साहब, अगला देखिए संज्ञा है ये, बंदी या कैदी। मतलब क्या है, हॉस्टेज जो होते हैं भाई साहब, ये हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, बंदी या कैदी होता है। अब इसकी पर्यायवाची शब्द देख लीजिए कि जो कैप्टिव आपको मिलेगा इसका मतलब भी बंदी या कैदी होता है। इनमैट आपको मिलेगा इसका मतलब यही होता है, और एबडक्टी आपको मिलेगा इसका भी मतलब क्या होता है, यही होता है। द केब ड्राइवर हॉस्टेज द पायलट एंड लूटेड, और रुपए 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए उनसे क्या हुआ, इन्होंने लूट लिया। तो ये जो लूट लिया, तो हॉस्टेज आप क्या है कि इसने इसको बंदी भी बनाया और ड्राइवर को बंदी बना के 1 लाख रुपए लूट लिया। अब इसके हॉस्टेज की जगह आप इन तीनों शब्दों को रख सकते हैं। आप कैप्टिव रख दीजिए, उसका मतलब भी बंदी या कैदी, इनमैट भी रख दीजिए, और एबडक्टी भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं सेट बैक। सेट बैक क्या है दोस्तों, ये डेली वोकैब का डोज है। आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल बताइएगा, और ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, ये क्लास बिल्कुल मज़ेदार होगी, और बहुत ज़्यादा लंबा भी हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आएंगे वोकैब की डोज, और वो वोकैब की डोज आपको देख के मज़ा आएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलेंगी, जहाँ से आज क्लास बंद होगी अगली क्लास फिर हम वहीं से चालू करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वोकैब ऐसा कंप्लीट कराएंगे कि आनंद ही आनंद आपको आ जाएगा। ठीक है, संज्ञा बताइए दोस्तों, ये सेटबैक क्या है, सेटबैक क्या है, असफलता इसका मतलब होता है, पराजय होता है, हार होता है। लोग बोलते हैं सेट यार क्या हो गया, तो ये सेट का मतलब वही है कि ये सेटबैक जो है भाई साहब, इसका मतलब ये असफलता होता है, इसका मतलब फेलियर भी हो सकता है, फियास्को भी हो सकता है, हुड्डू भी हो सकता है, हिच भी हो सकता है, हर्डल भी हो सकता है, और हिंडरेंस भी हो सकता है। ये सभी इसकी पर्यायवाचियाँ हैं, इसके सिनोनिम्स हैं सेटबैक का। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 फेस्ड ए सेटबैक एट द लास्ट मोमेंट। बिल्कुल अंतिम समय पे चंद्रयान 2 को क्या है, बिल्कुल रोक दिया गया, वो बिल्कुल लैंड होने में असफल हो गया। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे आप इसको भी रख सकते थे। ठीक है, पियास को जो बिल्कुल थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा ना, इसी को ले लो, इसको भी आप रख सकते थे, आप ये होडू को भी रख सकते थे। तो इन सभी का मतलब क्या होगा भाई साहब, असफलता होगा। सेटबैक, फेलियर, फियास्को, होडू, हिच, हर्डल या हिंडरेंस आ जाता है तो उसका मतलब असफलता, पराजय या हार ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें।
भाई साहब ये ग्लिंच आ गया। अब ये देखिए, ये अचानक किसी संयंत्र का अस्थायी रूप से रुक जाना या काम करना बंद कर देना, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। अ सडन यूजुअली टेम्परेरी मेल फंक्शन आर इरेगुलर ऑफ इट इक्विपमेंट, ठीक है। तो अचानक किसी संयंत्र का अस्थायी रूप से रुक जाना, काम करना बंद कर देना के लिए जब आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा तो उसमें ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा कि अचानक कोई संयंत्र है जो काम करना बंद कर दे। तो यहाँ देखिए, द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू फेस टू सेट बैक ड्यू टू सम ग्लिंच, ठीक है। कुछ अचानक किन्हीं कारणों से उसने क्या किया कि जो है वो उसने काम करना बंद कर दिया। उसका मेल फंक्शंस आर इरेगुलरेट, ठीक है, इक्विपमेंट, ये जो यंत्र है इसका काम कर देना बंद कर देना, वहाँ पे आप ग्लिंच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। अब आप ये देख लीजिए, क्रिया है, ये क्या है क्रिया भाई, रिपील आप क्या करते हैं, किसी नियम आदि को रद्द करना या निरस्त कर देना। भाई आपको कोई मुकदमा चल रहा होता है, उसको आप रिपील कर दीजिए, वो क्या हुआ, रद्द हो गया, ठीक है। वो आप रिवोक भी हो सकता है, ठीक है। वो जो है रेस्किंड भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, न्यूलीफाई भी हो सकता है, एबॉलिश भी हो सकता है। वो सभी का मतलब तो रिपील है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही तो है पर्यायवाची शब्द। हिंदी में भी हमने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। द लॉ वाज रिवोक बाई द असेंबली एंड इट कैन नॉट बी कंप्लाइड नाउ, ठीक है। वो जो लॉ था उसको निरस्त कर दिया गया है, अब वो लागू करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे जो आप रिवोक देख रहे हैं, रिवोक के पहला वर्ड है यहाँ पे लिया गया है, इसके स्थान पे आप रिपील को रख दीजिए, इसके स्थान पे आप रेसेंट को रख दीजिए, एनुअल को रख दीजिए, न्यूलीफाई को रख दीजिए और एबॉलिश को रख दीजिए। सबका मतलब वही होगा कि नियम उस असेंबली ने रद्द कर दिया है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि सहमति या आम सहमति प्रायः लोग लेना चाहते हैं कि भाई आम सहमति 4-5 लोगों का मिल के ले लिया जाए, तो कैसे आप लेंगे। द बिल इन द असेंबली वाज पास्ड विद द, ये कॉन्सस है, ठीक है। तो ये कॉन्सस कैसे है भाई साहब, तो इसको आप ये समझना है कि उस असेंबली ने उस बिल को बिल्कुल आम सहमति से पास कर दिया। अब इसकी जगह ये जो कॉन्सस यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, इसकी जगह आप ये लिख दीजिए, द बिल इन द असेंबली वाज पासेस विद एकॉर्ड, पासेस विद एग्रीमेंट, हारमोनी, ठीक है, कनकरेंस, ठीक है, अनानिमिटी और कॉनकॉर्ड। आप यहाँ कोई भी शब्द रख सकते हैं इस सेंसस से जो है ये कॉन्सेंस की जगह, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आम सहमति, ठीक है, ये इसका अर्थ आप देख चुके हैं, द बिल इन द असेंबली वाज पास्ड विद द कॉन्सेंस, ठीक है। इसका सभी का मतलब किससे है, तो सभी का मतलब एग्रीमेंट, एकॉर्ड, हारमोनी, कॉन्करेंस, अनानिमिटी और कॉनकॉर्ड, ये सब एक ही हैं। इन सभी का मतलब आम सहमति होता है। आप बता दीजिएगा ये सब इसकी क्या है भैया, तो यही तो इसकी पर्यायवाची है भाई साहब। तो न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो लगाइए भाई साहब, इतना डाउन होने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, डाउन नहीं होना है। और लंबी सांस लीजिए, मज़ा नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए और पानी पी के फिर से लग जाइए और ये कहिए भाई साहब कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो देखिए कि आपको अब ये जान चुके हैं कि आपको एकॉर्ड दिखेगा तो ये क्या है, एक संज्ञा है और ये संज्ञा जो है इसका मतलब होता है आम सहमति या सहमति, ठीक है। एग्रीमेंट भी इसी का मतलब होता है, हारमोनी आप देखते हैं, कॉन्करेंस देखते हैं, अनानिमिटी देखते हैं, कॉनकॉर्ड, ये सब वही है। इसी चीज़ को याद करना है, यही तो है पर्यायवाची। इतनी पर्यायवाची आपको एक वर्ड की दिखी है। अब इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आपको नहीं मिल जाएगा भाई साहब, बिल्कुल मिलेगा। आप एकदम धैर्य बनाकर रखिए और देखते हुए चलिए, ठीक है दोस्तों। ये आप देखिए आगे देखिए कि ये जो डिसिडेंट है इसका मतलब क्या है। डिसिडेंट क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। इसका मतलब विद्रोही होता है या विरोधी होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिसिडेंट का मतलब विद्रोही होता है और इसी विद्रोही का मतलब अपोजिंग होता है। मतलब अपोजिंग माने भी विद्रोही, एडवर्सरी मतलब भी विद्रोही, ये जो एंटागोनिस्ट है इसका भी मतलब, रिबेल का भी मतलब, रेवोल्यूशनरी आप देखते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 आपने कई बार हमारे चैनल पे देखा होगा और नहीं देखा है तो इतिहास वाली क्लासेस में आप उसको देख लीजिएगा भाई साहब, ठीक है। ये सभी का मतलब क्या है, विद्रोही। द डिसिडेंट एमएलएज वांट द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू लीव द पार्टी, ठीक है। जो भी वर्तमान के जो है हमारे विधायक लोग हैं वो चाहते हैं कि आप ये जो पार्टी को छोड़ दीजिए। मतलब ये जो विद्रोही सांसद हैं ये चाहते हैं। ये विद्रोही सांसद का मतलब क्या है, ये जो यहाँ डिसिडेंट लिखा है, डिसिडेंट
एमएलए। डिसीडेंट एमएलए मतलब विद्रोही सांसद, ठीक है, विद्रोही सांसद इसका मतलब यही हुआ। तो जब इसका मतलब यही हुआ तो आप अपोजिंग का मतलब भी विद्रोही समझिए, एडवर्सरी का मतलब एंटागोनिस्ट का, रिबेल, रेवोल्यूशनरी, और ये जो रेक्सेंट है इसका भी मतलब वही है। ये बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है और आपको इसको देखते हुए चलना है। मज़ा तो आएगा ही भाई साहब, क्यों नहीं मज़ा आएगा। और नहीं मज़ा आ रहा हो तो एक बार आप जो है आराम कर लीजिए और क्लास को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप के अंदर इलेक्ट्रिशियन और जागरूकता है और कुछ करना है तो आप बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखेंगे। और ये कन्वेंस को देखिए कि ये कॉन्वेन क्या है। कॉन्वेन का मतलब होता है, ये एक वर्ब है भाई साहब, इसका मतलब है सभा बुलाना। आपके सरपंच भाई साहब भी सभा बुलाते हैं। एकत्रित करना, अभी जो है कल होली है ना, तो होली के लिए सब आप लोग सबको एकत्रित करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉन्वेन है इसका मतलब है सभा बुलाना, एकत्रित करना, एकत्र होना, या आमंत्रित करना भी। मतलब आप लोगों को आमंत्रित नहीं करोगे, कल आना भाई हम लोग होली खेलेंगे, तो इसका मतलब सम्मन्स जो आते हैं, ये सम्मन्स भी क्या है, मतलब आमंत्रित करना। ये सम्मन्स आप देख रहे हैं, असेंबली देख रहे हैं, कानबोक देख रहे हैं और कानग्रेड देख रहे हैं, ये सब का मतलब एक ही है। और इसका मतलब होता है एवरीवन कन्वेंड एट द कलेक्ट्रेट फॉर प्रोटेस्ट, ठीक है। वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है, कहाँ, कलेक्ट्रेट के पास में। तो ये आप देख रहे हैं, इन सभी का मतलब क्या है, ये सभा बुलाना, सम्मन्स, असेंबली, कानबोक, कॉन्ग्रेट, इन्हें आपको याद रखना है। कैसा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो एक बार इसको सहमत होकर क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज के सेशन का ये लास्ट होगा, और अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी तो इसके आगे वाली हम वोकैब की क्लास कंटिन्यू करेंगे और उसमें आपको मज़ा आ जाएगा। ये क्लास का रिजल्ट बताएगा कि आगे वाली क्लास हमें अंग्रेजी के लेके चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है। इस प्रश्न को आप देख लीजिए, ये एक्सीड आपका क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब आप देखिए, कॉनकोर जो होता है, कॉन्ग्रू होता है, एसेंट होता है, एक्यूनिस होता है, ये जो ओपिन है इसको भी आप देख लीजिए। इसका मतलब होता है कमेटी एक्सीडेड टू माई प्रपोजल। कमेटी क्या है कि जो आपने प्रपोजल दिया तो उसको मानने के लिए तैयार है। एक्सीडेड यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक्सीडेड मतलब कानकर भी वही है, सहमत होना, ठीक है, एग्री होना। और ये देखो कानग्रू भी लिखा है, ये जो एसेंट लिखा है ये भी है, और ये एक्विस्विक क्या है, ये भी वही है, और ये जो ओपाइन है इसको भी आप याद रखिएगा, इसका मतलब सहमत होना होता है। द कमेटी एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, कमेटी ने आपके प्रपोजल को मान लिया है। आपसे मिलेंगे डेली बुक की क्लास में, यहीं से आगे हम शुरू करेंगे विशेषण के साथ में, जिसका मतलब होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लेम्ड सो कॉल्ड। तो आपके ऊपर प्राय से आरोप लगते रहते हैं, तो उन आरोपों को जो सिद्ध हुआ ना ही हो, जो वह व्यक्ति जिस पर आपने आरोप लगा दिया, कोई झूठा आरोप लगा दिया, और आज जो है भाई ये दिवाली का है, तो इसको आप जान ही लीजिए कि ये जो इलीगल है, इलीगल आप सुनते हैं ना कि भाई बिल्कुल आप इलीगल काम कर रहे थे, तो ये जो एलाइज्ड है आप यहाँ देख रहे हैं कि सो कॉल्ड कथित रूप से आरोपी वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया हो और सिद्ध ना हुआ हो, ठीक है। तो ये आप देखिए, द एलिजेड वाज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट के ऊपर जो है आप देखते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने से पहले आप देखिए कि जो आरोप लगाया गया हो वो सिद्ध ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, ये एलिजेड कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। इसका मतलब होता है कथित रूप से आरोपी, सो कॉल्ड भी वही है, क्लेम्ड भी वही है, सपोज्ड भी वही है, परपोर्टेड भी वही है, और एक्यूज्ड तो आपने कई बार मुकदमों में सुना होगा। तो आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, आर्टिकल्स वाली। ए एन दी को भी आपको साथ में देखते हुए चलना है, वोकैब भी देखिए, और उसके बाद ए एन दी का यूज आपको कहाँ करना है वो वाली क्लास भी देखिएगा। आपसे मिलेंगे कल इसी टाइम, ये वीडियो अपलोड होगा, आप इसको जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।